हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आई होप कि आपने मेरा जो है लास्ट का वीडियो देखा होगा। मैंने लास्ट की वीडियो में बताया कि मैं एज़्योर डेवऑप्स की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट करी है और मैं डेवऑप्स की सीरीज़ बना रहा हूँ अब। और क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि डेवऑप्स का वीडियोस बनाओ, तो मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। एज़्योर के वीडियोस के साथ साथ अब मैं डेवऑप्स के वीडियोस भी बनाता रहूँगा और आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा जितना भी मैं डेवऑप्स में सीख सकता हूँ या मुझे थोड़ा बहुत जितना भी आता होगा। ओके, तो अगर आपने मेरा इस प्लेलिस्ट का एज़्योर डेवऑप्स की प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एक पहला वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रखी हैं कि डेवऑप्स आने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको किन चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से अपना एज़्योर डेवऑप्स के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पहले एज़्योर डेवऑप्स नहीं, मैं ओवरऑल डेवऑप्स का जो मेथोडोलॉजी है, डेवऑप्स का कंसेप्ट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी डेवऑप्स कैसे, हम जैसे एज़्योर डेवऑप्स कहते हैं वैसे ही एडब्ल्यूएस डेवऑप्स भी होता है, वैसे ही कोई और हो सकता है, किसी और क्लाउड प्रोवाइडर का भी डेवऑप्स हो। लेकिन जो डेवऑप्स की जो मेथोडोलॉजी है, चाहे आप डेवऑप्स के साथ चाहे आप एज़्योर यूज करो, एडब्ल्यूएस यूज करो, या कोई और क्लाउड सर्विस यूज करो, बट डेवऑप्स की मेथोडोलॉजी जो है वो एक ही है, उसमें बिल्कुल भी 19-20 का फर्क नहीं है। तो अब ओवरऑल डेवऑप्स क्या है? अभी कैसा होता है कि पहले टाइम पे डेवऑप्स आने से पहले कैसा सीन था हमारा, कि जब भी हम अपने इन्वायरमेंट में कोई एप्लीकेशन डेवलप करते थे, कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते थे, तो उस तरीके को हम बोलते थे ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल था, पुराना तरीका जो था, वो कैसा था कि आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसको कुछ स्टेप्स के साथ आपको, यानी कि कुछ प्रोसेस के साथ आपको फॉलो करना पड़ता था, कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते थे। लेट्स से आपने ट्रेडिशनल वे में अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझना जरूरी था कि भाई ये एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, कितने यूजर्स इसको हिट करेंगे, इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, ये जो एप्लीकेशन है इसका रन टाइम स्टैक क्या होना चाहिए, इसका हार्डवेयर प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, कि इसका कंप्यूट रिसोर्सेज कितना होना चाहिए, मेमोरी कितना होना चाहिए, सीपीयू कितना होना चाहिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए, ये आप रिक्वायरमेंट समझते थे। ओके, उसके बाद रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर डिजाइन टीम क्या करती थी, उस रिक्वायरमेंट के बेस पर डिजाइन करती थी उस एप्लीकेशन को। डिजाइन मतलब एक स्ट्रक्चर डिसाइड करती थी कि हाँ भी अपने को ये सेटअप करना है, और ये अगर ये रिक्वायरमेंट्स अपने को फुलफिल करनी है तो अपने को ये हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। फिर डिजाइन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता है डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं, वो डेवलपर्स क्या करते थे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन डिजाइन हो गया। अब उस डिजाइन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट टीम क्या करती थी, आपकी एप्लीकेशन डेवलप करती थी, बिल्ड करती थी। ओके, एक बार डेवलपमेंट टीम ने एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया, देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या जाता था कि आपका टेस्टिंग फेज में जाता था कि भाई अब जो एप्लीकेशन बिल्ड हुई है वो टेस्टिंग भी तो करनी है। प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट करने से, प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले उसको टेस्ट किया जाता था कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही, कुछ इशू आ रहा है, कोई बग अगर आ रहा है, अगर उसमें कुछ टेस्टिंग फेज में कुछ इशू या कुछ प्रॉब्लम में कुछ बग आता है, तो वापस से वो डेवलपमेंट टीम के पास जाता था, ताकि जो भी बग्स है या इश्यूज है उसको फिक्स किया जाए। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो बग और इशू यहाँ टेस्टिंग फेज में इशू अपने को मिले हैं, हो सकता है कि डेवलपमेंट टीम वापस से डिजाइन टीम के पास भेजे कि भाई तुमने डिजाइनिंग प्रॉपर से नहीं किया, जिसकी वजह से ये बग्स या इशू आ रहे हैं। सिमिलरली डिजाइन टीम हो सकता है वापस से रिक्वायरमेंट टीम के पास जाए और बोले कि भाई तुमने जो है रिक्वायरमेंट ही प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं करी है, जिसकी वजह से टेस्टिंग के टाइम पे ये एप्लीकेशन में इशू आ रहा है। ओके, तो गाइज ये जो कंसेप्ट है, ये जो फ्लो है, ये फ्लो अभी एग्जांपल दूं इस फ्लो का, एग्जांपल सिर्फ लेट से मान लो बजाज करके आपका बजाज ऑटो इंडिया करके ऑटोमोबाइल कंपनी, राइट, जो आपके टू व्हीलर्स बनाती है। अब हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ बनाती हो, बट मैं टू व्हीलर्स की बात करता हूँ। तो अभी बजाज को मान लो इंडिया में अगर अपना अपना टू व्हीलर लॉन्च करना है, तो पहले वो इंडिया के हिसाब से रिक्वायरमेंट समझेगा कि भाई इंडिया की पब्लिक कितने सीसी के इंजन को एक्सेप्ट करती है, कितने सीसी के इंजन को चला सकती है। तो उन्होंने जब रिक्वायरमेंट समझी कि हाँ भाई 150 सीसी की बाइक भी चलाती है इंडियन पब्लिक, 200 सीसी की भी, 250 सीसी की भी, 400 सीसी की बाइक, तो बजाज ने क्या किया, 150 सीसी से 125 सीसी से लेकर 400 सीसी तक की बाइक इंडिया में अपनी लॉन्च करी है। तो वो लॉन्च करने के लिए उन्होंने पहले रिक्वायरमेंट गैदर किया, फिर उन्होंने डिजाइन किया, हर एक सीसी के इंजन की बाइक को डिजाइन किया कि किस डिजाइन, कैसा डिजाइन होना चाहिए, राइट, कि उसका डिजाइन मतलब कि उस पे सेंटर स्टैंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे डिस्क ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब डिजाइन किया, राइट।
फिर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया जो कि आपका डेवलपमेंट फेज आता है। फिर उन्होंने टेस्ट किया, जो बाइक उन्होंने बनाई उन्होंने टेस्ट किया कि भाई इसका ब्रेक्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उस पे माइलेज टेस्ट किया, उसका उसका स्पीड टेस्ट किया कि मैक्सिमम कितने स्पीड पे आते हैं, तो ये टेस्टिंग फेज में। तो अगर इसमें कुछ इश्यू आते तो वापस से वो फिर से वो पीछे वाले स्टेप पे जाता है, और ये सब उसके बाद जब फाइनल जब यहाँ पर टेस्टिंग में सक्सेसफुल आता है, तब आपका जो है वो बाइक जो है लॉन्च होती है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, कंट्री में, सिटी में। सिमिलरली एप्लीकेशन जो है इन सारे फेज से होते हुए जाती है, और जब टेस्टिंग फेज में सक्सेसफुल होता है तब आपका डिप्लॉयमेंट में यानी कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होता है। ओके, अब ये तो मैंने प्रोसेस बताया, लेकिन ये सब स्टेप्स फॉलो करने के लिए ना टाइम लगता था। यानी कि लेट्स से रिक्वायरमेंट गैदर करने में 1 महीने या उससे ज़्यादा लग गया। सिमिलरली डिज़ाइन फेज़ में जब आया तो डिज़ाइन फेज़ में 1 महीने से ज़्यादा लग गया। डेवलपमेंट फेज़ में हो सकता है 2-3 महीने लग गए। टेस्टिंग फेज़ में जो भी टेस्टिंग किया और बग्स वगैरह इश्यू आया तो वापस से वो बैकएंड में चला गया, फिर से मान लो 6 महीने चले गए। फिर प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करते-करते 1 साल लग गया। अब ये तो इसके साथ-साथ जो है फिर अप्रूवल्स भी होते हैं कि भाई पहले रिक्वायरमेंट के लिए अप्रूवल अप्रूवल लो कि भाई हमने ये रिक्वायरमेंट गैदर करी, इसको अप्रूव करो। फिर डिज़ाइन में हमने ये डिज़ाइन किया, इसको अप्रूव करो। फिर डेवलपमेंट में भाई हमने ये डेवलप किया, इसको अप्रूव करो आगे टेस्टिंग के लिए। फिर टेस्टिंग में जो भी है इसको अप्रूव करो वापस से, अगर कुछ बग्स या इश्यू आता है तो। फिर प्रोडक्शन में डालने के लिए फिर अप्रूवल लो कि भाई हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया, अब प्रोडक्शन में डालने के लिए अपने को अप्रूवल चाहिए। तो गाइस ये जो इतने सारे स्टेप्स थे, जो प्रोसेस था, इसमें ना कम से कम एक एप्लीकेशन डेवलप करने में 1 से डेढ़ साल लग जाता था। अब यहाँ पर ये इश्यू यही था कि इतना सारा टाइम लगता था, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल बोलते हैं, जहाँ पर इतना सारा टाइम लगता था एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। लेकिन मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी थे कि भाई जो आपको जो है रेडीमेड आपको सेम एप्लीकेशन बिल्ड करके दे रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कंपनियाँ वो अडैप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनमें फिर अलग-अलग इश्यू आता था। इसकी वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम था, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम था। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने बिल्ड तो कर दिया, लेकिन अगर मान लो अगेन आपको उस एप्लीकेशन में कोई नया फीचर लेके आना है, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो आपने पूरी प्रोडक्शन में लाइव कर दिया एप्लीकेशन, और कुछ टाइम के बाद जो है आपने कुछ अपनी एप्लीकेशन में अपग्रेड किया, कुछ फीचर लेके आए, तो अगेन फिर उसका रिक्वायरमेंट फेज से जाना पड़ेगा, फिर डिजाइनिंग फेज से जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से डेवलपर उस फीचर को डालेंगे, फिर उस फीचर जो नया ऐड किया है तो उसको टेस्टिंग भी करेंगे, और सब होने के बाद फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता था, राइट? तो अब ये सब चीज़ों के लिए टाइम इतना लगता था जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ होते थे, 1 डेढ़ साल लग जाता था, फिर बजट का इश्यू होता था, कहीं पर कॉस्ट नहीं बैठता था, ये सब इश्यूज़ होते थे। अब ये सब इश्यूज़ को देखते हुए आपका डेवऑप्स का कांसेप्ट सामने आता है। तो अब डेवऑप्स क्या है वो समझते हैं। तो डेवऑप्स के लिए जो है यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा-सा डायग्राम बना रखा है कि डेवऑप्स लाइफ साइकिल जो है, जो डेवऑप्स मेथोडोलॉजी है, वो आपका एजाइल प्रोसेस को फॉलो करता है। यानी कि ये एक प्रोसेस है, जैसे कि लेट्स से आपने आईटीएल प्रोसेस के बारे में सुना होगा। आईटीएल प्रोसेस में क्या होता है, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, चेंज मैनेजमेंट होता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट होता है, तो वो अपने-अपने हिसाब से फंक्शन करते हैं। अभी लेट्स से इंसिडेंट मैनेजमेंट की टीम है, आईटीएल अगर किसी कंपनी में आईटीएल इंप्लीमेंट है तो वहाँ पर एक इंसिडेंट मैनेजर रहेगा। मान लो कोई किसी आईटी इंजीनियर के पास एक क्रिटिकल टिकट आता है, तो इंसिडेंट मैनेजर क्या करता है, इमीडिएटली उसके पास जाएगा, उससे इंसिडेंट के बारे में समझेगा, उससे ये समझेगा कि भाई इस इंसिडेंट को लेके अपने को किसी स्टेक होल्डर या किसी कस्टमर के साथ या किसी कोई थर्ड पार्टी वेंडर के साथ अपने को कम्युनिकेट करना है क्या, जिससे कि अपना ये क्रिटिकल टिकट इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाए। तो मतलब कैसा है, एक तो हो गया आपका आईटी इंजीनियर, दूसरा हो गया आपका इंसिडेंट मैनेजर। दोनों के कोलैबोरेशन की वजह से, दोनों के एक दूसरे को सपोर्ट करने की वजह से वो क्रिटिकल टिकट रिजॉल्व होता है। ये आता है आपका आईटीएल प्रोसेस के अंडर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आईटीएल का, राइट? सिमिलरली डेवऑप्स में आपका इसी तरह का एक एजाइल प्रोसेस है, यानी कि डेव और ऑप्स। डेव आपका होता है डेवलपमेंट टीम, और ऑप्स होता है आपका ऑपरेशन टीम। यानी कि डेव और ऑप्स को मिला के जो है आपका डेवऑप्स बना है। डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, डेव वाली टीम क्या करेगी, आपका सारा एप्लीकेशन बिल्ड करेगी, टेस्ट करेगी, उसको इंटीग्रेट करेगी, उसका रिक्वायरमेंट ये सब गैदर करेगी। और ऑपरेशन टीम क्या करती है, उसको डिप्लॉय करती है। अभी इसका एक और एग्जांपल दूं, मान लो आप में से बहुत से लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे, आप मान लो लेट्स से एज्योर इंजीनियर हो, और आपकी प्रोजेक्ट में एक सीक्वल टीम जो है अलग से है। अब मान लो किसी एज्योर इंजीनियर को सीक्वल से कुछ डेटा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि
आप सीक्वल के बंदे के पास जाओगे, बोलोगे अरे यार मेरे को डिटेल चाहिए, तेरी क्वेरी से ये डेटा निकाल के दे। अब सीक्वल वाला बंदा बोलेगा कि भाई जो है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो एक काम कर 4 घंटे के बाद मेरे को बोल। लेकिन तुमको जो है सिर्फ अभी चाहिए, तुमको 4 घंटे के बाद नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। ये एक गैप है जिसको अपने को फिल करना है, ताकि जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मेरे सामने वाली टीम से इमीडिएटली मिल जाए। तो फिर कंपनी क्या करती है, मैनेजमेंट देखती है कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, ये गैप है, सीक्वल टीम अलग है, एज़्योर टीम अलग है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो चलो एक काम करते हैं, इस गैप को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही टीम बनाते हैं जिसमें एज़्योर भी रहे, एज़्योर इंजीनियर भी रहेगा और सीक्वल इंजीनियर भी रहेगा। ये एक दोनों टीम को मिला के एक टीम बना दी। अब क्या हो गया, अब वो बोल नहीं सकता, यानी कि एज़्योर का बंदा जो है उसको थोड़ा बहुत सीक्वल भी आ गया, सीक्वल के बंदे को थोड़ा बहुत एज़्योर भी आ गया, दोनों अपना-अपना काम करके आजू-बाजू से पूछ के कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, टाइम रिड्यूस हो गया। सिमिलरली आपका डेवऑप्स क्या है, डेव मतलब डेवलपमेंट टीम, ऑप्स मतलब ऑपरेशन टीम, दोनों को मिला के अब दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से जो है एप्लीकेशन को इंटीग्रेट, डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग और उसके बाद फाइनली डिप्लॉयमेंट करते हैं। इससे क्या हो गया कि आपका जो है जो अप्रूव, हाँ इसमें एक और है, अप्रूवल प्रोसेस जो है बहुत कम हो गया है, मतलब रिड्यूस हो गया, एक तरह से फास्टर अप्रूवल्स हो गए हैं, रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है, एजाइल प्रोसेस क्या है, इसमें आपका टाइमलाइन डिफाइन किया जाता है। अगर मैं ट्रेडिशनल वे में जाऊं, तो ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि आपका ना कोई टाइमलाइन नहीं रहता, मतलब रिक्वायरमेंट टीम ले रही है 1 महीना 2 महीना, डिजाइन टीम फिर अगले 3 महीने ले रही है, डेवलपमेंट टीम फिर 3 महीने तक बिल्ड ही कर रही है एप्लीकेशन को। तो कोई टाइमलाइन ही नहीं, उन्होंने कोई टाइमलाइन ही डिफाइन नहीं किया हुआ है, जब तक चल रहा है अपना सरकारी ऑफिस की तरह। लेकिन एजाइल प्रोसेस के हिसाब से क्या है, आपका एक टाइमलाइन डिफाइन किया जाता है। इसमें जो है आपको स्प्रिंट के हिसाब से जो है आपको अपने प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है। तो जैसे अभी लेट्स से आपने मैं आईटीएल प्रोसेस की बात करता हूँ, आपने सर्विस नाउ एक टिकटिंग टूल है उसमें काम किया होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सर्विस नाउ का। सर्विस नाउ एक आपका टिकटिंग टूल है जो आईटीएल प्रोसेस के बेस पर बनाया हुआ है। उसमें अगर आप कोई टिकट बनाते हो तो आप पहले वर्क इन प्रोग्रेस करते हो, फिर उसमें आप जो भी काम करते हो उसमें अपडेट्स, नोट्स में अपडेट्स डालते रहते हो। अगर कुछ किसी कस्टमर से कॉन्टैक्ट करते हो, थर्ड पार्टी वेंडर से कॉन्टैक्ट करते हो, तो ऑन होल्ड में डालते हो। मतलब ये क्या एक प्रोसेस हो गया, राइट? और फिर जब क्लोज करते हो, टिकट कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें प्रॉपर अपडेट डाल के आप उसे क्लोज कर देते हो। अब हर एक इंसिडेंट का एक एसएलए रहता है, 8 घंटे, 26 घंटे, 4 घंटे, उस एसएलए के हिसाब से आप काम करते हो। सिमिलरली एजाइल में, डेवऑप्स में, एजाइल जो प्रोसेस है, इसमें आपको अपना टाइमलाइन डिफाइन करना होता है। उस टाइमलाइन के हिसाब से ही आपको एप्लीकेशन बिल्ड करनी पड़ती है। ओके, तो गाइज ये था आपका ओवरऑल डेवऑप्स के बारे में। अब आने वाले वीडियोस में हम एज़्योर डेवऑप्स की बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।